हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो यहाँ पे हम अपनी विजन आईएएस PT 65 इकोनॉमी की कंटिन्यू करते हुए आज आपके लिए पार्ट 16 लेकर आए हैं। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। शुरुआत करेंगे पहले टॉपिक से, कहता है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स न्यूज़ में क्यों रहा, पहले ये समझते हैं। देखिए रिसेंटली एक हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स को सेटअप करा गया है 15th फाइनेंस कमीशन के द्वारा और इसने सबमिट करी है अपनी रिपोर्ट कमीशन को। ठीक है, जानते हैं इंडिया का स्टेटस क्या है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को लेके। सबसे पहली बात की 2018 में जो इंडिया है उसका सेकेंड लार्जेस्ट एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर हमारा देश रहा था पूरे ही वर्ल्ड में, और उसके साथ यहाँ पे लार्जेस्ट एरेबल लैंड भी है हमारे यहाँ की। 2019 में अगर बात करें तो इंडिया ने एक्सपोर्ट करा करीब 7% इंडिया का जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसका। उसके बाद जो इंडिया की रैंक रही है वो 13 रही है वर्ल्ड के अंदर एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में, डिस्पाइट बीइंग लीडर प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, बनानास और मैंगोज वगैरह। एक देखिए एक बहुत बड़ी वजह ये है कि हमारी जो हमारी रैंक प्रोडक्शन की और एक्सपोर्ट की, इसमें आपको अलग अलग देखने को मिलता है क्योंकि भाई हमारे देश के अंदर बहुत बड़ी डिमांड है। तो जो भी हम प्रोड्यूस करते हैं बहुत करते हैं, लेकिन हम भी तो खा जाते हैं ना, तो एक्सपोर्ट कैसे करेंगे। खैर 2013 से लेके 18 तक के बीच में बात करें तो ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा धीमे हो गई है। अगर आप देखो तो भाई इम्प्रेसिव ग्रोथ रही थी 2009 से 11 में, लेकिन अब थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो रही है। एक्सपोर्ट भी कमी हुई है 10% से, और CAGR जिनका, क्योंकि भाई यहाँ पे आपका ग्लोबल प्रोसेस काफ़ी कम हुआ है, बैक टू बैक इतना सूखा पड़ता रहा 2014, 15, 16 में, तो इस वजह से भाई प्रोड्यूस ही कम हो गया, तो फिर हम एक्सपोर्ट कैसे करेंगे। अब देखिए इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो 70% है अपनी कमोडिटी का, और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो भी एक्सपोर्ट करती हैं ये नियर बाय जियोग्राफीज में, आसपास के देशों में, जैसे आपका मिडिल ईस्ट में करती है, अफ्रीका में करती है, एशिया पैसिफिक में करती है, और सिर्फ 30% हम यूरोप में करते हैं और अमेरिका में करते हैं। तो हमें ये दिखता है कि भाई हमारा लो एग्रीकल्चर मार्केट डाइवर्सिफिकेशन है। क्यों? क्योंकि हम आसपास का 70% तो अगल बगल दे देते रहे हैं, दूर दराज हम सिर्फ 30% दे रहे हैं, तो ये दिखाता है। अब इंडिया जो है इसका 2018 का जो एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी थी वो बनाई गई थी, उसको फ्रेम करा गया था और उसमें फोकस ही डाला गया था एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्शन पे, एक्सपोर्ट प्रमोशन पे, और साथ में बेटर फार्मर रियलाइजेशन हो, और साथ में जो इनको सारी पॉलिसीज के साथ सिंक्रोनाइज कर दें, प्रोग्राम्स के साथ सिंक्रोनाइज कर दें जो कि सरकार के हैं, तो इससे सब कुछ एक साथ रहेगा और चीज़ें आगे बढ़ेंगी। खैर, तो बात करें आखिरकार कि भाई आखिर है क्या ये एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी 2018 जो है ये है क्या। देखिए इसको इम्प्लीमेंट किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। एम ये था कि हम एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को डबल कर देंगे, या $30 बिलियन से 2018 में जो 30 बिलियन है उसे डबल कर देंगे, 60 बिलियन बना देंगे 2022 तक। ठीक है, और यहाँ पे हम 100 बिलियन जो डॉलर है वो अगले कुछ सालों में यहाँ पे हम पहुंच जाएंगे। अब इसने कोशिश करी थी कि भाई हम प्रमोट करें नॉवेल, इंडिजीनियस, ऑर्गेनिक, एथनिक, ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट को। इसने कोशिश करी कि हम यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म दें भाई, ताकि मार्केट एक्सेस अच्छे हो, जो भी बीच में रोक आती है वो सारे इश्यूज को सॉल्व किया जाए। साथ में इसके पास स्ट्रैटेजिक और ऑपरेशनल दोनों ही एलिमेंट्स थे। और स्ट्रैटेजिक एलिमेंट बताऊं तो इसमें दोनों ही, जैसे जनरल और कमोडिटी स्पेसिफिक मेजर्स, या इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक, या अच्छा खासा इन्वॉल्वमेंट स्टेट की गवर्नमेंट्स का या मल्टीपल मिनिस्ट्रीज का आपका एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स के अंदर। और दूसरा जो ऑपरेशनल एलिमेंट्स की बात करें तो उसमें ये है कि भाई क्लस्टर्स पे फोकस करना, मार्केटिंग एंड प्रमोशन जो कि ब्रांड इंडिया का है उस पर फोकस करना, साथ में यहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्वालिटी रिजाइम को बनाना, साथ में एग्री स्टार्टअप फंड को बनाना, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें। अब उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो देखिए आप स्क्रीन के ऊपर लिखा है राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम, REPF। ये क्या है जानते हैं। देखिए न्यूज़ में इस वजह से रहा क्योंकि रिसेंटली सरकार ने यहाँ पे सेटअप करा राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम को अंडर द एजिस ऑफ एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट प्रमोशन डेवलपमेंट अथॉरिटी, APEDA के अंदर। अब सबसे पहले APEDA क्या है उसे समझते हैं। इसे इस्टेब्लिश करा गया था एग्रीकल्चर एंड
प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1985 के तहत ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर काम करती है। ये यहाँ पे इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है एक्सपोर्ट प्रमोशन की, ना एक्सपोर्ट को आप प्रमोट करिए, डेवलपमेंट करिए ऐसे प्रोडक्ट का जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट्स, पोल्ट्री, डेयरी प्रोडक्ट्स, आपका फ्लोरिकल्चर, आपका अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस वगैरह और सारी चीज़ें। साथ में एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम जो कि APEDA की है, उसकी अगर बात करें तो ये प्रोवाइड करती है, APEDA यहाँ प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल असिस्टेंस रजिस्टर्ड एक्सपोर्टर्स को अंडर सब कंपोनेंट्स ऑफ द स्कीम, मार्केट डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, साथ में क्वालिटी डेवलपमेंट और ट्रांसपोर्ट असिस्टेंस दी जाएगी। ये APEDA जो है इनको यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आप इंपोर्ट वगैरह जो कि शुगर का होता है उसे भी ध्यान में रख के चलो, उसे भी मॉनिटर करो। अब जहाँ पे जो न्यूज़ है, राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम, ये जो REPF आप देख रहे हैं, ये क्या है इसके बारे में समझते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव तो उद्देश्य तो ये है कि हम जाने समझें, डॉक्यूमेंट करें कुछ पर्टिकुलर्स और यहाँ पे पहुँचे दूर दराज तक, स्टेक होल्डर्स तक, पूरे ही प्रोडक्शन सप्लाई चेन में, एक्सपोर्ट राइस के एक्सपोर्ट में, ताकि यहाँ पे सारा एक्सपोर्ट जो है राइस का बढ़े और ये ग्लोबल मार्केट तक हम पहुँचें। साथ में ये जो आपका राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम है, ये मॉनिटर करेगा, जानेगा, समझेगा डेवलपमेंट क्या है राइस प्रोडक्शन से लेके, साथ में यहाँ पे एक्सपोर्ट से लेके, और रिकमेंड करेगा कि नेसेसरी जो भी पॉलिसी मेजर्स की ज़रूरत होती है वो यहाँ पे रिकमेंड करेगा। ये टच में रहेगा राइस प्रोड्यूसर्स के साथ, एक्सपोर्टर्स के साथ और दूसरे कुछ जो ज़रूरी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ, और उनकी दिक्कतें क्या हैं ये सुनेगा, उनको सपोर्ट करेगा, उनको सोल्यूशंस देगा। साथ में इसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव राइस की इंडस्ट्री से होंगे, एक्सपोर्टर्स होंगे, इसके अंदर ऑफिशियल्स होंगे APEDA के, कॉमर्स मिनिस्ट्री, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री और डायरेक्टर्स ऑफ एग्रीकल्चर के, अलग अलग जो मेजर राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं जैसे कि वेस्ट बंगाल के, उत्तर प्रदेश के, पंजाब, हरियाणा वगैरह के। अब हमारे देश के अंदर अगर हम राइस प्रोडक्शन की बात करें तो किस तरह का है, देखिए इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का पूरे वर्ल्ड में, और ये जो है वो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है राइस का आफ्टर शिपमेंट ऑफ द नॉन बासमती, है ना, वर अलाउड 2011, जब से ये अलाउ है तब से लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी बन गया है। दूसरी बात, जो मेजर शेयर है हमारा राइस का, ये कल्टिवेटेड किया जाता है खारिफ सीजन के द्वारा, और ये छोटा शेयर जो राइस का है जो उगाया जाता है राबी या फिर समर सीजन के टाइम पे, ठीक है, विद अशोर्ड इरिगेशन। और तीसरी बात, इंडिया का जो राइस प्रोडक्शन है जो उगाया जाता है वो करीब 96 मिलियन टन रहा 2010-11 में, ये बढ़ के 117.47 मतलब 117.47 मिलियन टन हो गया 2019-20 में। तो आप देख रहे हो 22% का इंक्रीज हुआ है एज पर द सेकेंड एडवांस एस्टिमेट। तो ये कुछ इसके अंदर बात। नेक्स्ट जो टॉपिक देखेंगे वो हम फिशरी सेक्टर का देखेंगे, जानते हैं कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में। देखिए फिशरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स है, अगर फूड के लिए भी, न्यूट्रिशन के लिए भी, एम्प्लॉयमेंट के लिए भी और इनकम के लिए भी हमारे देश के अंदर। सेक्टर यहाँ पे लाइवलीहुड करीब 16 मिलियन फिशर्स को प्रोवाइड करता है, फिश फार्मर्स को प्रोवाइड करता है प्राइमरी लेवल पे, और ऑलमोस्ट जो है टॉयज है, मतलब ये आप वैल्यू चेन का 2 गुना यहाँ पे प्रोवाइड करता है। सेक्टर यहाँ पे करीब 6.6% शेयर एग्रीकल्चर GDP का भी प्रोवाइड करता है। देखिए मरीन एक्सपोर्ट स्टैंड जो है, जो मरीन एक्सपोर्ट जो होता है वो करीब मान लो 5% होता है हमारे देश की जो एक्सपोर्ट होता है उसका, और यहाँ पे 19% एग्री एक्सपोर्ट का है 2017-18 के हिसाब से। अभी कुछ सालों में देखें बच्चों तो जो फिश का प्रोडक्शन हुआ है हमारे देश के अंदर उसे रजिस्टर करा गया है एक एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ मोर देन 7% से 7% ज़्यादा एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट देखने को मिली है। इंडिया एक सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फिशरी सेक्टर में, और यहाँ पे 2 तरह की बेंचेस होती हैं फिशरी सेक्टर की, जिसमें एक होती है बच्चों देखिए यहाँ समझिएगा, एक होती है इनलैंड फिशरीज और दूसरी होती है मरीन फिशरीज। टोटल फिश प्रोडक्शन जो नियरली 65% जो कंट्रीब्यूशन आता है वो ये इनलैंड सेक्टर से आता है, और बाकी जो बचा हुआ हो गया है ना, बाकी का 35% बचा वो मरीन फिशिंग से आता है। देखिए फिशरीज जो है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है, और जो है स्टेट्स काफ़ी अपना मेन रोल है वो इसके अंदर निभाती है, वाइल जो इनलैंड फिशरीज है ये पूरी तरह से मैनेज करती हैं स्टेट गवर्नमेंट। वही जगह जो मरीन फिशरीज है उन्हें शेयर करा इनकी शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सेंटर और कोस्टल स्टेट या यूनियन टेरिटरी के बीच में। अब देखिए कोस्टल स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी ये रिस्पॉन्सिबल है डेवलप करने के लिए, मैनेज करने के लिए और रेगुलेट करने के लिए फिशरीज को जो कि सी वाटर में होती हैं इनसाइड दी, याद रखिएगा 12 नॉटिकल माइल्स मतलब 22 किलोमीटर जो हमारी टेरिटोरियल लिमिट है उसके आगे तक।
सरकार मतलब सेंट्रल की जो गवर्नमेंट है रिस्पॉन्सिबल है डेवलप, मैनेज और रेगुलेट करने के लिए फिशरीज। ईईजेड ईईजेड जोन में जोन जो वाटर है और बियॉन्ड दी 12 नॉटिकल माइल्स एंड अप टू 200 नॉटिकल माइल्स, ठीक है, 12 से 200 नॉटिकल माइल तक के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। अब बात करेंगे एक यहाँ पे देखिए फिश क्रायो बैंक्स, ठीक है, क्रायो बैंक्स ये क्या है? देखिए मिनिस्ट्री फॉर फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने अनाउंस करा है कि हम यहाँ पे फिश क्रायो बैंक्स को सेटअप करेंगे। ये यहाँ पे पहली दफ़ा पूरे वर्ल्ड में होगा जब फिश क्रायो बैंक को बनाया जाएगा। यहाँ पे ऑल टाइम अवेलेबिलिटी होगी फिश स्पम्स की, ठीक है, फिश के स्पम्स की यहाँ पे ऑल टाइम अवेलेबिलिटी होगी। जो भी आपको डिज़ायर स्पीशीज़ के स्पम होंगे वो सारे के सारे फिश फार्मर को यहाँ से मिल जाएंगे। इससे क्या होगा, फिश का प्रोडक्शन बढ़ेगा, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और इससे क्या है जो भी फिश फार्मर्स हैं उनके बीच में भाई प्रॉस्पेरिटी भी बढ़ेगी। साथ में नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड यहाँ पे कोलैबोरेट करेगा नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज के साथ में और यहाँ पे ये फिश क्रायो बैंक्स को बनाएगा। उसके बाद इस पार्ट का लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं जो कहता है इंडियाज प्रपोजल ऑन फिशरीज सब्सिडी एट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। न्यूज़ में क्यों रही बात जानते हैं। देखिए रिसेंटली इंडिया ने प्रपोज करा है स्पेशल और डिफरेंशियल ट्रीटमेंट SNDT फॉर डेवलपिंग कंट्रीज के लिए इन केस ऑफ फिश सब्सिडी, है ना, कि मतलब यहाँ पे स्पेशल और डिफरेंट ट्रीटमेंट दिया जाए डेवलपिंग कंट्रीज को फिश सब्सिडी के केस में। जानते हैं कुछ और बातें, है ना, नेगोशिएशंस क्या करे हैं WTO के अंदर। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स अब नेगोशिएट कर रहे हैं कि आप कुछ ऐसे रूल्स को फाइनलाइज करो जिससे जो सब्सिडीज दी जाती हैं इलीगल या अनरिपोर्टेड या अनरेगुलेटेड फिशिंग के लिए उसे हटाया जा सके, है ना, और साथ में यहाँ पे रोक लगाओ कुछ फिशरी सब्सिडीज के फॉर्म पे जो यहाँ पे ओवर कैपेसिटी या फिर ओवर फिशिंग कर देते हैं। जैसे कि नेगोशिएशन को लॉन्च करा गया था इनको 2001 में दोहा मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के अंदर और हार्मफुल सब्सिडीज जो है वो मानी जाती हैं कि 14 से लेके 20.5 बिलियन डॉलर तक की होती है हर साल। अब ये डिमांड क्या कर रही है डेवलपिंग कंट्रीज वो आपको बताते हैं। मीटिंग के अंदर डेवलपिंग कंट्रीज ने डिमांड करा स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट के लिए ताकि हम स्मॉल जो फिशिंग कम्युनिटीज है उन्हें प्रोटेक्ट कर सकें। अब ये क्या है स्पेशल और डिफरेंशियल ट्रीटमेंट क्या है? देखिए ये एक स्पेशल प्रोविजंस हैं जो यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज को एक स्पेशल राइट्स देती हैं और अलाउ भी करती हैं दूसरों को कि आप यहाँ को इनको इनके फेवर में मतलब इनको फेवरेबल ट्रीट करो। अब ये जो स्पेशल और डिफरेंशियल ट्रीटमेंट है ये कुछ फ्लेक्सिबिलिटीज़ देता है डेवलपिंग कंट्रीज़ को, जैसे कि आपको लॉन्गर टाइम पीरियड दे देगा अपने एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, कमिटमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, साथ में लोअर लेवल देगा कमिटमेंट की भी, या फिर जो भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके लिए भी कुछ मेजर्स देगा कि आप कैसे उनको बढ़ा सकती हैं। अब बात आता है इंडिया के स्टैंड का, तो इंडिया का जो स्टैंड है उसने प्रपोज करा है डेवलपिंग कंट्री जो है वो एलिजिबल नहीं होगी एग्जेम्पशन के लिए अगर इसकी जो GNI पर कैपिटा है वो $5,000 से ज़्यादा है अब लगातार जो 3 साल है मतलब 3 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स में। दूसरी बात कि अगर ये 2% शेयर से ऊपर जो है ग्लोबल मरीन कैप्चर का करती है, मतलब यहाँ पे जो है 2% से ऊपर जो है इसके यहाँ जो है कैप्चर होती हैं ये जो मरीन प्रोडक्ट्स हैं। या तीसरी बात शेयर जो एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री और फिशिंग सेक्टर्स का है वो लेस है 10% उसकी GDP से। तो ये तीनों उसने बात कही तो एलिजिबल नहीं होगा एग्जामिशन में। इंडिया चाहती है मेंटेन करना अपनी फिशरीज सब्सिडीज़ को, जो हमारा देश है वो चाहता है कि हम अपनी फिशरी सब्सिडीज़ को मेंटेन करें एज कर्टेलिंग द प्रोग्राम्स फॉर सब्सिडाइजिंग फ्यूल नेट्स और बोट्स, जिससे भाई लोगों की लाइवलीहुड वगैरह जो गरीब फार्मर्स गरीब फिशर्स हैं उनकी जो लाइवलीहुड वगैरह उन पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। अब देखिए डेवलपिंग कंट्रीज में इंडिया भी आती है, तो इंडिया और कुछ डेवलपिंग कंट्रीज ने बात स्टेट करी है कि एज पर यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो कि UN के उनके हिसाब से इफेक्टिव स्पेशल एंड डिफरेंट ट्रीटमेंट जो है ये इंटीग्रल पार्ट है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के फिशरीज सब्सिडीज नेगोशिएशन का। और कुछ कंट्रीज जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स और ऑस्ट्रेलिया ने इस बात का अपोज करा स्पेशल और डिफरेंशियल ट्रीटमेंट वाले के डेवलपिंग कंट्रीज़ को देने के लिए इसका अपोज करा, क्योंकि इसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे एग्जाम्पशंस हो जाएंगी कुछ बहुत बहुत बड़ी डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए, स्पेशली चाइना। और जानते हैं आप चाइना तो भाई चाइना से तो चिढ़ता है यूनाइटेड स्टेट्स। तो यहाँ पे हमारा ये पार्ट होता है कंप्लीट। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट with your friends, subscribe your channel Surfires, and if you want to follow me on any other social media platform, link is in the description. You can watch these videos
videos on Facebook also, just like the page Fires, and watch these videos there. Along with this, if you want to follow me on any other social media link, especially Instagram, where I put one daily deal question, just go the description box. And if you want to join my membership and enjoy the various perks, just press the join button and enjoy the various perks also. Thank you so much for discussion. Have a wonderful day ahead. Take care.